ओके, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। तो आज हमारे जो लेक्चर रहेगा उसके बाद देखना एससीवी में आप काफी क्वेश्चन कर पाओगे और ज्यादा। पिछली बार 40 नंबर तक क्वेश्चन मैंने आपको बोल दिए थे करने का। अब आप एससीवी में अप टू 65 नंबर तक क्वेश्चन कर पाओगे। आज की क्लास के बाद अप टू 65 नंबर क्वेश्चन आप कर सकते हो। ठीक है, तो अभी से होमवर्क बता दे रहा हूँ, एससीवी अप टू 65 क्वेश्चन। हम वेडनेसडे को डिस्कस करेंगे बची हुई अपनी 1 2 3 4। 1 2 3 4 में कैपेसिटर पेंडिंग चल रहा था वो करेंगे, कुछ कैपेसिटर हो चुका है, कुछ पेंडिंग है। एमईसी का कुछ एक आध पेज बच गया था वो करेंगे अपन। और एससीवी ऑफ ईएमआई अप टू 40 क्वेश्चन। आप 65 तक कर सकते हो, लेकिन अभी आपको कितने करने का बोल रहा हूँ मैं, 65 तक कर लो, पर मैं आपको डिस्कशन अभी 40 का कराऊंगा। ठीक है, चलो, क्योंकि उस दिन टाइम कितना रहेगा उस हिसाब से देखेंगे अपन। चलो, अब ईएमआई को आगे बढ़ाते हैं फिर अपन, है ना। तो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, जब भी कोई कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा हो, मान लो ये कोई कंडक्टर है, इट इज ट्रेवलिंग इन द रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मान लो ये कोई कंडक्टर है, दिस इज ट्रेवलिंग इन द रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। दिस इज ट्रेवलिंग इन द रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इस कंडक्टर की छोटी सी लेंथ ली हमने, जिसको हमने बोला डीएल वेक्टर। मान लो यहाँ पर जो वेलोसिटी है वो वी वेक्टर है, और इस लोकेशन की मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर है। तो छोटी सी लेंथ में जो ईएमएफ डेवलप होता है, स्मॉल जो ईएमएफ यहाँ डेवलप होता है, उसको हमने नाम दिया था डीएल। उसको एक्सप्रेशन आया था डीएल वेक्टर क्रॉस डीएल वेक्टर डॉट वी क्रॉस बी। डीएल वेक्टर डॉट वी क्रॉस बी, दिस वाज द मोशनल ईएमएफ। ठीक है, चलो। तो आयुष वो अपन बात करेंगे, वो आपका इंडिविजुअल डाउट है तो उसको अपन इंडिविजुअल ही बात करेंगे। अभी क्लास में इंडिविजुअल डाउट नहीं लेंगे अपन, डाउट क्लास में अपन कर सकते हैं उसको, नहीं तो। ठीक है, चलो। तो छोटा सा जो ईएमएफ इस छोटी सी लेंथ में डेवलप हो रहा है, वो इतना क्रिएट होता है। अगर हमको पूरा ईएमएफ निकालना है, पूरी रॉड में कितना डेवलप होगा, जो भी कंडक्टर है उसमें कितना होगा, तो वी कैन इंटीग्रेट टू फाइंड द नेट ईएमएफ। ठीक है, टोटल ईएमएफ के लिए हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। अब हमने इसमें देखा था स्पेशल कंडीशंस, कि अगर इफ मैग्नेटिक फील्ड इज यूनिफॉर्म, वो यूनिफॉर्म हो जाए, और मोशन कैसा हो, ट्रांसलेशनल मोशन। ट्रांसलेशनल मोशन है तब क्या होता है कि वेलोसिटी हर पॉइंट की एक जैसी आ जाती है, मैग्नेटिक फील्ड एक जैसी है, तो उनको बाहर निकाल लो। सो ईएमएफ इन दैट केसेस हो जाता है इंटीग्रेशन डीएल वेक्टर, जिसको अपन एल वेक्टर बोल देते हैं, डॉट वी क्रॉस बी। ठीक है, और ये एल वेक्टर क्या होता है, उसमें स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट तक का वेक्टर। जो भी आपके पास कंडक्टर है उसके स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट तक का जो वेक्टर है वो अपना एल वेक्टर बन जाता है ना। इस तरह से मोशन ईएमएफ हमने पढ़ा था, फिर हमने क्वेश्चंस भी करे थे इससे रिलेटेड। आखिरी आखिरी में एक सर्किट वाला क्वेश्चन करा था, जिसमें एक रॉड थी, उस पे 3 रेजिस्टेंस से किसी एक रेजिस्टर का पोटेंशियल ड्रॉप पूछा था। ठीक है, वो अपने लास्ट क्वेश्चन हुआ था। तो आज स्टार्टिंग एक सर्किट वाले क्वेश्चन से करते हैं अपन, फिर अपन आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, देखो, तो हमारे पास दो रॉड है, ये दोनों रॉड का जो सिस्टम है वो बिल्कुल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा हो। यहाँ पर बिल्कुल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है बी। रॉड को हम मूव करवा रहे हैं विथ सम वेलोसिटी, इसकी वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड है, और इसकी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड है। जो मैग्नेटिक फील्ड दिए मैंने इनटू द बोर्ड, वो आपको बता दी 1 टेस्ला है। ठीक है, द रेजिस्टेंस, दिस रेजिस्टेंस इज 3 ओम। ये वाली जो रॉड है उसमें 2 ओम का रेजिस्टेंस है, और इस वाली रॉड में भी रेजिस्टेंस है ऑफ 1 ओम। इन रॉड्स में भी रेजिस्टेंस गिवन है, देखो आपको। और ये जो डिस्टेंस है ना बिटवीन द रेल्स, ये जो स्मूथ रेल्स है, इनके बीच की डिस्टेंस 1 मीटर है, 1 मीटर की डिस्टेंस है। तो दोनों रॉड ऐसे मोशन में है। ठीक है, चलो, तो इनके मोशन से ईएमएफ आएगा आपको, जिसमें करंट आएगा। फाइंड करंट इन दिस 3 ओम रेजिस्टेंस। फाइंड करंट इन द 3 ओम रेजिस्टेंस। करिए क्वेश्चन ये, फाइंड करंट इन 3 ओम रेजिस्टेंस। करो ट्राई।
3 ओम रेजिस्टेंस जो बीच में है उसमें करंट बताओ। क्या हुआ, किसी का कोई आंसर नहीं आ रहा? बहुत टाइम हो गया अब तो। अनंत, अनीश, सानिध्य, पीयूष, अनन्या, अंशुल, निषेध, पार्थ, ऋत्विक। इस रॉड में मोशन की वजह से मोशनल ईएमएफ होगा, उस रॉड में मोशनल ईएमएफ होगा। मोशनल ईएमएफ बहुत इजी डाटा दिया, बहुत सिंपल डाटा है, बहुत आसानी से लिख सकते हो कितना कितना होगा। उसका फिर सर्किट बना लो, है ना, सर्किट डायग्राम बना के इसको सॉल्व कर लो। सानिध्य का आंसर आया, बिल्कुल सही सानिध्य, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बाकी भी बच्चे जल्दी से करिए। तो सानिध्य कैसा, देखो ये हो रहा है ना कि भाई ईएमआई को हम करंट इलेक्ट्रिसिटी से रिलेट करा रहे हैं। ये क्वेश्चन एक तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और करंट इलेक्ट्रिसिटी का मिक्सचर हो गया, है ना। हाँ, तो ऐसे ही होता है। निमित नहीं बेटा, गलत है आपका, समझ गलत है। तो ईएमआई में मतलब ये चीज बहुत ज्यादा होती है, देखो कि बहुत ज्यादा दूसरे चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट मिक्स हो जाते हैं। तो वो ईएमआई इसलिए बच्चों को कई बार टफ लगने लगता है। अगर इसको देखो तो कुछ नहीं है, मोशन ईएमआई का कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। उसके अलावा सर्किट सॉल्विंग है जो आपको आता है, ठीक है। चलो इसको मैं सॉल्व करता हूँ जल्दी से। रॉड की वेलोसिटी 2, मैग्नेटिक फील्ड 1, लेंथ ये 1, बीएलवी देखेंगे तो 2 वोल्ट का ईएमएफ आएगा, 2 वोल्ट का ईएमएफ आएगा। किस डायरेक्शन में आएगा? वी इधर, बी अंदर, वी क्रॉस बी ऊपर, ऊपर की डायरेक्शन में आएगा। वी क्रॉस बी की डायरेक्शन में आता है ईएमएफ। और रेजिस्टेंस भी इसके अंदर 1 ओम का, तो 1 ओम का रेजिस्टेंस भी शो कर दो यहाँ पे, 1 ओम का। इसी इसमें जब ईएमएफ देखोगे ना तो डायरेक्शन का ध्यान रखना, वी इधर, बी अंदर, वी क्रॉस बी नीचे आएगा। इस रॉड में ईएमएफ की डायरेक्शन डाउनवर्ड होगी। कितना होगा ईएमएफ? बीएलवी, बी इज 1, लेंथ इज 1, वी इज 1, तो ये 1 वोल्ट का आएगा। इसमें रेजिस्टेंस 2 ओम का है, वो 2 ओम का रेजिस्टेंस दिखा दो। तो एक तरह से सर्किट कुछ ऐसा बन रहा है ये। तो सर्किट को मैं फिर से ड्रॉ कर देता हूँ लाइक दिस, ठीक है। ये 1 ओम का यहाँ रेजिस्टेंस, 2 वोल्ट का ईएमएफ, बीच में 3 ओम का रेजिस्टेंस, दिस इज 1 वोल्ट एंड 2 ओम। अब इस 3 ओम से करंट चाहिए, तो ये सर्किट के क्वेश्चंस कई करे तुमने, तो ये तो बहुत तुम्हारे लिए आसान चीज है। बैटरी के पैरेलल कॉम्बिनेशन से कर लो। E इक्वल हो जाएगा 2/1 माइनस 1/2, 2/1 माइनस 1/2 अपॉन 1/R1 अपॉन 1/R2, नीचे 3/2, 2 माइनस हाफ, हाफ अपॉन 3/2, 1/3 वोल्ट का ईएमएफ आया, ठीक है। इंटरनल रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट कितना आएगा? 2 और 1 का, 1 * 2 अपॉन 1 + 2, 1/3। तो नेट में हमारे पास सर्किट में क्या बन गया, ये बन गया इक्विवेलेंट ईएमएफ और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस।
ये 3 ओम, बस 1/3 प्लस 1/3, 3 प्लस 1/3 कितना हो गया, 3 3 9 प्लस 1 10, ऊपर 3 चला गया तो 10/9। कुछ गड़बड़ कर दी मैंने, कहीं कुछ मिस्टेक है, जस्ट अ मिनट, ये आंसर नहीं था इसका। 2/1 माइनस 1/2, सर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 2/3, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 1 into 2 अपॉन, हाँ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 2/3 होना चाहिए, बिल्कुल सही, ठीक है। तो ये नीचे हो जाएगा 3 प्लस 2/3, तो 3 3 9 प्लस 2 नीचे 11, ये 3 ऊपर जाके कैंसिल हो जाएगा, 3 2 हाँ 1/3 तो 1/11, तो 1/11 का करंट आ रहा है, तो 3/11 थोड़ी आ रहा है ना, चेक कर लेते हैं एक मिनट। 1/3 अपॉन 3 प्लस 2/3, 3 3 9 प्लस 2 11, 3 ऊपर गया 1/11, तो 1/11 का करंट आ रहा है। तो सर बैटरी के भी जो इक्विवेलेंट निकाली है वो 2 माइनस 1/2 3/2 अपॉन 3/2 1 आएगा। बैटरी का इक्विवेलेंट तो 1, अच्छा ये सॉल्व करने में गड़बड़ हो गई क्या, आज को फिर से चेक कर लेता हूँ मैं। 2/1 माइनस 1/2 तो 1/2, और नीचे, अच्छा ये यहाँ पर भी नीचे मैंने 2 ये गलत लिख दिया, ठीक है 1/1 प्लस 1/2, ये तो सही है, नीचे तो 3/2 आएगा, और सर 2/1 ऊपर भी 3/2 आएगा ना। 2 माइनस हाफ 3/2 होगा, हाँ 2 माइनस हाफ, मैं उसको कब से 1 माइनस हाफ हाफ कर रहा हूँ, तो ऊपर 3/2 नीचे 3/2, ये 1 हो गया, ये 1, हाँ ठीक है, तो यहाँ पर 1 हुआ, फिर 3/11, और वो मैं सोचा इसका आंसर 3/11 था, पर मैंने कुछ मिस्टेक कर दी, चलो ठीक है। ओके, तो इसमें देखो आप डायरेक्शन की गड़बड़ कर देते कई बच्चे, तो मुझे दिख रहा है कुछ बच्चे बोल रहे हैं उन्होंने बैटरी गलत ले ली, तो वो होता है, इसमें कॉमन बात है, तो फिर कैलकुलेशन सही करो, मैंने जल्दबाजी में थोड़ी मिस्टेक कर दिया, आप मत करना इसे। तो हमने पढ़ा मोशनल ईएमएफ का एक एप्लीकेशन, इसमें करंट इलेक्ट्रिसिटी भी यूज हो गया। अब आज अपन कुछ और भी क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें हमें ना काफी कुछ काइनेमेटिक्स, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, इन सब चीजों को इन्वॉल्व कराएंगे, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन वगैरह को भी इन्वॉल्व करा दिया, ठीक है। चलो देखते हैं ईएमएफ की डायरेक्शन कैसे निकाली, कैसे निकालते हैं मोशन ईएमएफ की डायरेक्शन, बताओ क्या सीखा है हमने, मोशन ईएमएफ की डायरेक्शन कैसे निकालना सीखा है, कुछ सिखाया था क्या, मोशन ईएमएफ की डायरेक्शन के लिए कुछ सिखाया था क्या? V क्रॉस B, बिल्कुल सही, V क्रॉस B सिखाया था, ठीक है, तो बस ठीक है फिर आयुष, V क्रॉस B, और चीजें याद रखो यार, पुरानी क्लास जो भी होती है अपनी पूरा अच्छे से याद करके आया करो, ठीक है। हाँ, और एक अच्छा एग्जाम, अच्छी चीज ये होती है कि आप है ना हमेशा थोड़ा सा पढ़कर आओ पहले, तो पढ़कर आओगे फिर क्लास में पढ़ोगे तो ऑटोमेटिक डबल हो जाता है, फिर वापस घर पे जाके एक बार कॉपी के पेजेस पलटाओ क्या क्या पढ़ा आज, तो ऑटोमेटिक याद हो जाता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते फिर, तो अब एक नया क्वेश्चन देख रहे हैं हम, ये हमने पहले करा हुआ है, पर इसके हम कई सारे पार्ट्स आज नए करेंगे। हमारे पास एक रॉड है, वो बिल्कुल फ्रिक्शनलेस है, स्मूथ रॉड है, उसका मास मैंने दे दिया आपको m है, ये हमारे पास स्मूथ कंडक्टिंग रेल्स है, स्मूथ कंडक्टिंग रेल्स पे इस रॉड को अपन ट्रेवल करवा सकते हैं, ये L लेंथ है यहाँ पर, ठीक है। पूरे सिस्टम, ये रेजिस्टेंस R लगा दिया, पूरे सिस्टम को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B में रखा है, यहाँ पे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B इनटू द बोर्ड है, ठीक है। मान लो कि रॉड V स्पीड से, कांस्टेंट स्पीड से चल रही है, मान लो कांस्टेंट स्पीड है V कांस्टेंट स्पीड है। क्वेश्चन का पहला पार्ट, सर्किट में इंड्यूस्ड करंट क्या है, इंड्यूस्ड करंट क्या आएगा। दूसरा पार्ट, इंड्यूस करंट होगा तो रॉड पे मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स लगेगा, वो कितना होगा, मैग्नेटिक फील्ड फोर्स ऑन रॉड। तीसरा पार्ट, आपको रॉड को मोशन कांस्टेंट स्पीड रखने के लिए एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा, तो फोर्स एक्सटर्नल नीडेड,
to maintain speed of rod. Power delivered by external force and power in resistance. ठीक करो, तुम्हारे सामने सारे पार्ट्स लिखे हुए हैं। सबसे पहली चीज तो सर्किट में इंड्यूस करंट कितना है वो बताओ, बहुत आसान पार्ट है वो, ये हम करे हुए है ये वाला क्वेश्चन तो। बच्चों का फटाफट जवाब आ गया मेरे पास, है ना, क्योंकि करा हुआ था ये वाला तो पार्ट अपना। समझ का भी आ गया, पास का भी आ गया। बी इधर, बी अंदर, बी क्रॉस बी, बी क्रॉस बी ऊपर, इसमें मोशन ईएमएफ ऊपर की डायरेक्शन में होगा। मोशन ईएमएफ की डायरेक्शन कैसे निकालते हैं हम, बी क्रॉस बी की डायरेक्शन से ऊपर की तरफ मोशन ईएमएफ, तो बैटरी की वजह से इसे सर्किट में करंट आएगा लाइक दिस। कितना करंट होगा, ईएमएफ इज बीएलबी अपॉन रेजिस्टेंस इज आर। बैटरी का जो ईएमएफ होगा वो बीएलबी, तो इंड्यूस करंट आ जाएगा बीएलबी अपॉन आर। अब इस करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, मैग्नेटिक फील्ड में एक रॉड है जिसमें करंट है, तो करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंसेस फोर्स। तो इस रॉड पर, इन वायर्स पे, सब पे फोर्स लगेगा, पर मैं सबको नहीं देख रहा क्योंकि ये रॉड ही अकेली मूवेबल है, बाकी तो फिक्स है। तो ओनली रॉड का ध्यान दे अगर, तो रॉड पे कितना फोर्स है वो पूछा आपसे, तो क्या आ जाएगा, ILB, है ना भाई। ये भी तीनों म्यूचुअल परपेंडिकुलर वाली सिचुएशन है। करंट की डायरेक्शन मतलब लेंथ के अलोंग है करंट, वो L वेक्टर और B वेक्टर परपेंडिकुलर है, तो L क्रॉस B होता था मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स, और L और B दोनों परपेंडिकुलर दिख रहे हैं, L वेक्टर और B वेक्टर परपेंडिकुलर है, तो मैग्नीट्यूड में तो ILB हो जाएगा, ठीक है। और I की वैल्यू तुम्हें पता है, वो रख दो, तो ये होने वाला है B स्क्वायर L स्क्वायर B अपॉन आर। क्या है, समझ में आया अच्छे से? इसमें किसी को डाउट तो पूछ लो, और नहीं है तो फिर अदरवाइज नेक्स्ट पार्ट करो। व्हाट इज द फोर्स एक्सटर्नल नीडेड टू मेंटेन स्पीड ऑफ रॉड। मैंने बोला ना कांस्टेंट स्पीड से रॉड चल रही है, अब वो कांस्टेंट स्पीड से कैसे चल सकती है जबकि उस पे एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है मैग्नेटिक फील्ड का। मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स इधर लग रहा है, करंट ऊपर, फील्ड अंदर, तो फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में। द फोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इन दिस डायरेक्शन। मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स Fm लिख दिया। मैग्नेटिक फील्ड के फोर्स है तो रॉड की स्पीड कांस्टेंट तो हो नहीं सकती थी, इसलिए एक्सटर्नल फोर्स चाहिए आपको। पूछ रहा हूँ कितना चाहिए बताओ, बहुत ही आसान है। सेम मैग्नीट्यूड का चाहिए, बिल्कुल सही। फॉरवर्ड डायरेक्शन में चाहिए, बिल्कुल सही। भाई एक्सटर्नल फोर्स बैलेंस करेगा मैग्नेटिक फील्ड के फोर्स को, तभी तो कांस्टेंट स्पीड होगी। स्पीड कांस्टेंट तो एक्सेलरेशन जीरो, मतलब नेट फोर्स जीरो, तो जितना मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स उतना ही एक्सटर्नल फोर्स चाहिए, ठीक है। फॉर कांस्टेंट स्पीड और एक्सेलरेशन द कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए नेट फोर्स जीरो, तो जितना पीछे फोर्स उतना ही आगे फोर्स। तो एक्सटर्नल फोर्स जो हमको चाहिए, थर्ड पार्ट का आंसर आ गया हमारे पास, जो मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स है उतना है B स्क्वायर L स्क्वायर B अपॉन आर। अब नेक्स्ट पार्ट में पूछा है पावर डिलीवर्ड बाय एक्सटर्नल फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स क्या पावर डिलीवर कर रहा है बताओ। यस ऋत्विक, वेरी गुड। निमित, वेरी गुड। तो आंसर बताओ कितना आएगा, आंसर लिख के बताओ। आप मुझे फॉर्मूला दे रहे हो। वेरी गुड दक्ष, वेरी गुड निमित, ठीक है। भाई कोई भी फोर्स की पावर निकालना है तो वो फोर्स किस पे एक्ट कर रहा है, उसकी वेलोसिटी देख लो। फोर्स डॉट वेलोसिटी, ये पावर होती थी। पावर कैसे निकालते थे अपन, फोर्स वेक्टर डॉट वेलोसिटी वेक्टर। अब ये एक्सटर्नल फोर्स और वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में है, तो सीधा सीधा दोनों का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई कर दो, तो मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई करोगे B स्क्वायर L स्क्वायर V स्क्वायर अपॉन आर हो जाएगा ये, ठीक है। चलो लास्ट पार्ट में पूछा पावर इन रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस में कितनी पावर डेवलप हो रही है, ये सर्किट में करंट से रेजिस्टेंस में भी तो पावर डेवलप होगी, कितनी डेवलप होगी बोलो।
रेजिस्टेंस में पावर डिलीवर कितनी होगी? यस निमित, यस ऋत्विक। रेजिस्टेंस की पावर निकालने के लिए आई स्क्वायर आर कर सकते हो। आई स्क्वायर आर, भाई जो इसमें करंट है रेजिस्टेंस में उसका स्क्वायर इनटू आर, उसका फॉर्मूला होता है हमारे पास आई स्क्वायर आर। व्हेन यू कैलकुलेट इट, व्हेन यू विल कैलकुलेट इट, वो सेम आएगा, एग्जैक्टली सेम आएगा। कैन यू टेल मी व्हाई इन दोनों पार्ट के आंसर सेम है? ये फिफ्थ और फोर्थ पार्ट के आंसर एग्जैक्ट सेम क्यों है? ये मुझे समझा सकते हो क्या? इनके आंसर सेम क्यों आए? बोलो। ऐसा क्यों हो रहा है कि जितना पावर मेरे एक्सटर्नल फोर्स ने दिया उतना ही पावर रजिस्टर में डेवलप हुआ? ऐसा क्यों हो रहा है बताओ? ऐसा क्यों हो रहा है यहाँ पर कि जो पावर हम सप्लाई कर रहे हैं वही रजिस्टर में जा रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज वर्क डन बाय बैटरी इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। बैटरी तो कोई है ही नहीं यहाँ। अच्छा, वो मोशनल ईएमएफ की बैटरी की बात कर रहे हो क्या? ठीक है, लेकिन क्यों, ऐसा क्यों? इसका सबसे सही आंसर होगा बिकॉज ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन। बिकॉज ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन द सर्किट डू नॉट हैव एनी नॉन कंजर्वेटिव टाइप ऑफ फोर्स। यहाँ पे जो भी फोर्सेस लग रहे हैं ना, सब वो कंजर्वेटिव टाइप के फोर्सेस है। एक तरह से जो लेंज लॉ जो हमने पढ़ा था वो एनर्जी कंजर्वेशन के लिए पढ़ा था। हम इस रॉड को जब मूव करा रहे हैं तो इसमें ईएमएफ आ रहा है, और जो ईएमएफ आया है उसकी ऐसी डायरेक्शन है कि आपको इसको आगे पुल करने में फोर्स लगाना पड़ रहा है, आपको वर्क करना पड़ रहा है। और आप जो वर्क कर रहे हो, आप जो पावर दे रहे हो, वही सर्किट में इलेक्ट्रिक एनर्जी के फॉर्म में जनरेट हो रहा है। रजिस्टर में जो पावर जनरेट हो रही है वो आपके वर्क से आ रही है। तो बिकॉज ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन ऐसा हो रहा है कि आप जो पावर डिलीवर कर रहे हो वही रजिस्टर में डेवलप हो रही है। ठीक है, कुछ बात समझ में आई? एक तरह से लेंज लॉ एनर्जी कंजर्वेशन के अकॉर्डिंग ही होता है, ये समझ में आ रहा है यहाँ पर। और हमारा जो वर्क होता है वही इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, ये हमको समझ में आ रहा है। एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है, और ये बहुत अच्छा एग्जांपल है जिसमें हम एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। मैकेनिकल वर्क डन इज गोइंग इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, और यही कॉन्सेप्ट होता है अपने टर्बाइंस वगैरह में, जो डायनोमोस होते हैं, जो जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, एनर्जी कन्वर्जन होता है वहां पे। आजकल हम लोग सोलर एनर्जी कन्वर्ट करने लगता है इलेक्ट्रिकल में, सोलर सेल यूज कर रहे हैं घरों में। आजकल रूफटॉप सोलर सिस्टम बहुत बहुत ज्यादा प्रचलन में आ गया है, इंडिया में भी काफी हो रहा है, इंदौर में कई जगह दिख रहा है। लोग घरों पे सोलर पैनल लगाते हैं तो घर की इलेक्ट्रिसिटी उससे चलती है ना। गाँव में भी होता है खूब ऐसा। चलो, तो एनर्जी कंजर्वेशन दिख रहा है अपन को। अब ये क्वेश्चन तो अपना कंप्लीट हो गया, अभी से मैं हटा रहा हूं, लेकिन क्वेश्चन का डायग्राम यही है। मैं इसी में बहुत सारी चीजें अभी पूछूंगा आपसे। देखो ये सब अभी पार्ट्स में हटा रहा हूं, देखो सभी पार्ट्स में हटा रहा हूं, लेकिन अभी भी इस क्वेश्चन में मैं आपसे बहुत सारे वेरिएशन करके चीजें पूछूंगा। हमने क्या करा, रॉड को अभी स्पीड प्रोवाइड करी थी कांस्टेंट। चलो रॉड को स्पीड प्रोवाइड नहीं करते, रॉड को स्पीड प्रोवाइड नहीं करते। मैं T0 पे बोल रहा हूं कि रॉड रेस्ट पे थी। कैसी रखी थी रॉड? रेस्ट पे रखी थी T0 पे। T0 पे रॉड रेस्ट पे थी, और T0 पे उस पे एक्सटर्नल फोर्स F लगाना मैंने स्टार्ट करा, विच इज कांस्टेंट। मैं कांस्टेंट एक्सटर्नल फोर्स लगा के रॉड को पुल कर रहा हूं। चलो बात समझ में आई क्या? Starting from T0, rod is pulled with a constant force. Starting from T equal to 0, rod is pulled with constant force F. रॉड का मास m है, वो आपको पहले भी दे दिया था मैंने। T0 पर रॉड को एक फोर्स कांस्टेंट लगाना स्टार्ट कर दिया मैंने F। ठीक है, तो अब आपको रॉड पे फोर्स लगा रहा हो, डेफिनेटली मोशन में आएगी,
उसकी वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम बताना है या स्पीड एज अ फंक्शन ऑफ टाइम बताना है। स्पीड ऑफ रॉड एज फंक्शन ऑफ टाइम। करो ये। फाइंड स्पीड ऑफ रॉड एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। और ये पुरानी चीज जो लिखी हुई थी हटा रहा हूँ, ये बीएलबी बार, ये करंट वरंट सब पुराने क्वेश्चन में लिखा हुआ था। चलिए करिए ट्राई। जो भी हम ये क्वेश्चंस कर रहे हैं प्लीज इन सबको अच्छे से नोट करिएगा। इन सबका कई जगह एप्लीकेशंस होगा, कई जगह इनके वेरिएशंस के क्वेश्चंस आते हैं। एक तरह से थ्योरी का ही पार्ट है ये क्वेश्चन, ये ध्यान रखना आप तो। T0 पे रॉड रेस्ट पे थी, उसे कांस्टेंट फोर्स लगा के पुल करना स्टार्ट कर रहे हैं। क्या बात है, कुछ भी आंसर नहीं आ रहा अभी तक? कैसे कर रहे हो? कुछ हिंट चाहिए कि आपको? देखो रॉड को पुल करोगे तो डेफिनेटली थोड़ी देर में कुछ स्पीड आएगी, है ना? तो आप सबसे पहले तो कोई जनरल टाइम की कोई जनरल सिचुएशन ड्रॉ करो, कुछ चीजें उसमें एज्यूम कर लो कि स्पीड कुछ आ चुकी है और उस सिचुएशन में क्या क्या हो रहा होगा वो सब सोचो। पार्थ नहीं बेटा, देखो अभी मैंने हिंट दी, टी टाइम पर रॉड को देखो, ठीक है? कांस्टेंट फोर्स था, एट सम टाइम कुछ स्पीड एक्वायर हो चुकी होगी, रॉड ने कुछ स्पीड एक्वायर कर ली होगी। तो मैं तो यही बना रहा हूँ, आप लोगों को नया डायग्राम बना के लिखना चाहिए, मैं इसी डायग्राम में कर दे रहा हूँ। मैं मानता हूँ कि टी टाइम पे स्पीड यू आ गई, या वी बोल देते, चलो टी टाइम पर स्पीड वी आ गई। अब रॉड में स्पीड होगी तो मोशनल ईएमएफ भी होगा, am I right? रॉड में स्पीड होगी तो मोशनल ईएमएफ भी होगा, होगा कि नहीं? रॉड में स्पीड होगी तो मोशनल ईएमएफ भी होगा, यस। और मोशनल ईएमएफ होगा तो सर्किट में करंट भी आएगा, वो करंट की डायरेक्शन कुछ ऐसी हो जाएगी, वेलोसिटी इधर तो v क्रॉस b ऊपर की तरफ मोशनल ईएमएफ, तो ऐसा कुछ करंट आया। वो करंट कितना होगा? अभी थोड़ी देर पहले भी करा था, BLV/R, इतना करंट आएगा।
अच्छा ये करंट है तो मैग्नेटिक फील्ड का भी फोर्स आएगा, मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स आएगा ILB। तब रॉड पे दो दो फोर्स लग रहे हैं, तो नेट फोर्स क्या हो गया, F माइनस मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स विच इज LB इंटू आई, और आई को लिखोगे BLB बाय R, तो ये बन जाएगा, ठीक है। बट नेट फोर्स शुड बी मास इनटू एक्सेलरेशन, तो रॉड का जो एक्सेलरेशन A होगा उसके लिए एक्सप्रेशन मिला आपको, समझ में आ रहा है? सभी बच्चे देखो अच्छे से क्या करा मैंने, रॉड पे कांस्टेंट फोर्स लगा के पुल करना स्टार्ट करा, बिकॉज ऑफ द फोर्स रॉड मोशन में आने की टेंडेंसी रख रही है, अगर वो मोशन में आ गई तो स्पीड एक्वायर करी होगी, जब स्पीड आएगी तो उसमें मोशनल ईएमएफ आएगा, कितना आएगा मोशनल ईएमएफ, BLV, वो चाहो तो आप ईएमएफ यहाँ दिखा भी सकते हो, BLV, ठीक है। बिकॉज ऑफ दिस ईएमएफ एक करंट आएगा, कितना करंट आएगा, BLV बाय R, इसमें जो करंट आया उस करंट की वजह से इसमें मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स लगेगा, दैट मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स और एक्सटर्नल फोर्स, इनका डिफरेंस विल बी द नेट एक्सेलरेशन। मैंने वेलोसिटी की डायरेक्शन में एक्सेलरेशन मान लिया, ये इक्वेशन बनेगी, इसमें फोर्स तो कांस्टेंट है बट दिस एक्सप्रेशन इज वेरिएबल, ये v पे डिपेंडेंट है, तो एक्सेलरेशन देखो वेलोसिटी पे डिपेंडेंट है ना, तो एक्सेलरेशन को dv बाय dt लिखकर अब तुम वेलोसिटी निकाल सकते हो, काइनेमेटिक्स याद करो, ये पहली इक्वेशन न्यूटन लॉज ऑफ मोशन से लिखी, इस इक्वेशन को लिखने के लिए मुझे इसमें करंट इलेक्ट्रिसिटी यूज करना पड़ा, BLV बाय R लिखने के लिए मोशनल ईएमएफ यूज करना पड़ेगा, उसके अलावा ये NLM से इक्वेशन लिख दी। अब काइनेमेटिक्स, काइनेमेटिक्स में आपको पता है कि वेलोसिटी इज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकालना है और एक्सेलरेशन इज अ फंक्शन ऑफ वेलोसिटी दिया है, तो क्या करते हैं, जैसे इंटीग्रेट दिस तो आंसर आ जाएगा, ये नीचे भेजो वो इधर लाओ dt, तो dt इक्वल टू हो जाएगा m अपॉन f माइनस L स्क्वायर B स्क्वायर बाय R इंटू V dV, दोनों साइड करो इंटीग्रेशन, t 0 पर वेलोसिटी 0 थी और किसी जनरल टाइम t पर वेलोसिटी हमने मानी है v, दोनों साइड इंटीग्रेट करो, यहाँ इंटीग्रेशन आया t, वहां m कांस्टेंट है, नीचे आएगा माइनस B स्क्वायर L स्क्वायर अपॉन R, लॉग में लिमिट्स लगा के लिख देता हूं मैं, आप तो अब मैथ सीख चुके हो और मुझे ऐसा लगता है, बोलो मैथ पढ़ा कि नहीं पढ़ा अभी तक, इंटीग्रेशन वगैरह तो पढ़ लिया ना, लिमिट्स लिमिट्स लगा के, तो मैं डायरेक्ट कर दूं, हाँ, तो ये 1 अपॉन लीनियर है बेचारा सिंपल सा, उसको 1 अपॉन लीनियर का लॉग ऑफ लीनियर आ जाता है, और जो लीनियर में x के फंक्शन में इनटू में जो होता है, x के कोएफिशिएंट में जो इनटू में होता है उसे डिवाइड कर देते हैं, बस तो थोड़ा सा अरेंज कर लो अब, तो एक्सपोनेंट फॉर्म में वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आ जाएगा, ठीक है। ये f से डिवाइड करो तो 1 माइनस समथिंग बनेगा, इस टर्म को इधर भेजो, एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करो, तो 1 माइनस B स्क्वायर L स्क्वायर बाय MR इंटू V इक्वल टू, ये टर्म e में t में मल्टीप्लाई होकर एक्सपोनेंट में आ जाएगा, e टू द पावर माइनस B स्क्वायर अपॉन MR इंटू t, थोड़ा सा और अरेंज करो, वेलोसिटी आ गई MR अपॉन B स्क्वायर L स्क्वायर, F गायब हो गया मेरे से, F लिखने में गायब हो गया, यहाँ F था, यहाँ MR नहीं आएगा, FR आएगा, FR आएगा, ठीक है, FR अपॉन B स्क्वायर L स्क्वायर इंटू 1 माइनस e की पावर माइनस B स्क्वायर L स्क्वायर बाय MR इंटू t, फाइनली ये एक्सप्रेशन आ गया देखो वेलोसिटी का, क्या ये यहाँ तक चीज समझ में आ रही है, वेलोसिटी इज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकल गया अपने पास, ठीक है। इसमें बताओ कि 12th का क्या क्या नॉलेज यूज हुआ, या EMI चैप्टर का क्या नॉलेज यूज हुआ, बताओ। दक्ष पूछ रहा है सर, रॉड को उसके फ्रंट वाले वायर से जो फोर्स एक्सपीरियंस होगा उसे निग्लेक्ट कर दिया ना, हाँ मतलब इन वायर्स की मैग्नेटिक फील्ड से जो रॉड पर फोर्स लगेगा वो कंसीडर नहीं करा हमने, क्योंकि जब एक्सटर्नल फील्ड दी है तो उसके कंपेयर में इन वायर्स का फोर्स निग्लिजिबल माना, ठीक है। चलो सर, हाँ EMF का कॉन्सेप्ट, यस, अगर मैं इसमें देखूं तो EMI चैप्टर का कि सिर्फ ये चीज यूज हुई है कि रॉड जब मोशन में है तो उसमें EMF आएगा, तो इतना सा कॉन्सेप्ट EMI का यूज हुआ है, और बाकी देखो ये अपन ने करंट इलेक्ट्रिसिटी से लिख दिया कि ये करंट होगा, मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स को MEC से लिखा अपन ने,
नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ये न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, ये इंटीग्रेशन करना काइनेमेटिक्स में सीखा है। तो मल्टीपल कॉन्सेप्ट के टॉपिक मिक्स होके लगे, ठीक है। तो इसलिए लगता है बच्चों को टफ टॉपिक, पर ये टॉपिक टफ नहीं है, इसमें बस है ना कि बाकी टॉपिक भी स्ट्रांग होना चाहिए तो ये आसान लगेगा। अब इसमें क्वेश्चन में जरा सा कॉन्सेप्ट है ईएमआई का, बाकी तो सब आना चाहिए था आपको, ठीक है। चलो, अब किसी को इंटीग्रेशन नहीं आया तो बोल देगा बेचारा ईएमआई खराब है। ईएमआई खराब नहीं है, आप इंटीग्रेशन स्ट्रांग करो तो ईएमआई अच्छा लगेगा आपको। चलो, अब वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आ चुका है। अब ये बताओ कि ये वेलोसिटी का एक्सप्रेशन जो आया, ऐसा एक्सप्रेशन कभी देखा है कि नहीं देखा है? इस तरह का एक्सप्रेशन देखा है? वेलोसिटी इक्वल टू, ये देखो कुछ कांस्टेंट जैसी चीज है, 1 माइनस e की पावर माइनस t बाय टाउ जैसा कुछ देखा है? ऐसी इक्वेशन कभी देखी है कि नहीं देखी है? यस, आरसी सर्किट में कैपेसिटर जब चार्ज होता है तो उसकी इक्वेशन भी ऐसी आती है। तो दिस इज नथिंग बट चार्जिंग जैसी इक्वेशन। तो इसका ग्राफ भी चार्जिंग वाला आ जाएगा। वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूं तो चार्जिंग आरसी सर्किट जैसा ग्राफ आ जाएगा, लाइक दिस। आफ्टर अ सर्टेन टाइम वेलोसिटी इज बिकमिंग कांस्टेंट। कितनी कांस्टेंट वेलोसिटी आएगी? वेलोसिटी कांस्टेंट कितनी आएगी वो फटाफट बता सकते हो कैसे? जब वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तो उसका रेट ऑफ चेंज जीरो। जब वेलोसिटी कांस्टेंट तो उसका रेट ऑफ चेंज जीरो। ये जीरो तो ये टर्म जीरो, ये टर्म जीरो, तो एफ इक्वल टू दिस, एफ इक्वल टू दिस, तो बी होना चाहिए एफ आर बाय बी स्क्वायर एल स्क्वायर। और यहाँ भी वही दिख रहा है, एफ आर बाय बी स्क्वायर एल स्क्वायर, एफ आर अपॉन बी स्क्वायर एल स्क्वायर। तो लॉजिकली भी हमको जल्दी से दिख रहा है, एक्सप्रेशन से भी दिख रहा है कि द मैक्सिमम वेलोसिटी इज एफ आर बाय बी स्क्वायर एल स्क्वायर। वेलोसिटी धीरे 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 बढ़ रही है रॉड की और अल्टीमेटली कांस्टेंट हो रही है। कितनी वैल्यू पे पहुंच रही है? एफ आर बाय बी स्क्वायर एल स्क्वायर। यहाँ से भी दिख रहा है जब वेलोसिटी मैक्सिमम तो dv बाय dt जीरो, इसे जीरो डाल दो तो f इक्वल टू ये करके दिख रहा है, ठीक है। और बिल्कुल एक्सप्रेशन वेलोसिटी का वैसे ही है जैसा चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर में था। तो इसकी हाफ कब होगी ये भी बता सकते हो, टाउ एल इनटू टाउ, वो जो है t के अपॉन में जो लिखा है। तो आधी वेलोसिटी कब होगी वो सब भी कर सकते हो, ठीक है। चलो, तो इसमें और आगे की चीजें अगर पूछी जाए तो बता सकते हो। अब वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आ गया तो उसको डिफरेंशिएट करके एक्सेलरेशन निकाल सकते हो, am I right? एक्सेलरेशन निकाल सकते हो। जैसा आरसी सर्किट में चार्ज को डिफरेंशिएट करो करंट आता है, आरसी सर्किट में जब चार्जिंग का चार्ज का ग्राफ ही होता है तो करंट का ग्राफ भी आपको आता है उसमें, वैसे कि वैसे ग्राफ यहाँ बन जाएगा, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम। और कोई मुझे बता सकता है कि एक्सेलरेशन शुरू में ज्यादा बाद में कम क्यों है? धीरे धीरे एक्सेलरेशन ड्रॉप क्यों हो रहा है? इसका कोई लॉजिक दूसरा दे सकता है कोई मुझे? एक्सेलरेशन कम क्यों हो रहा है, बोलो। यस, बिल्कुल सही निमित। जैसे जैसे हम वेलोसिटी बढ़ाएंगे रॉड की, जैसे जैसे रॉड की वेलोसिटी बढ़ेगी, जैसे जैसे रॉड की वेलोसिटी बढ़ेगी, ये वेलोसिटी बढ़ने से मोशन लिमिट बढ़ेगा, करंट बढ़ेगा, करंट बढ़ने से मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स बढ़ेगा, मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स एक्सटर्नल फोर्स से अपोजिट था तो उससे नेट फोर्स कम होते जा रहा है, नेट फोर्स कम होने से फिर एक्सेलरेशन कम होगा, सिंपल सी बात है। जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ेगी एक्सेलरेशन कम हो जाएगा, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो काफी सारी चीजें उसमें और भी चीजें आप कर सकते हो। अब मैं पूछूं कि एक्सटर्नल फोर्स का जो पूरा वर्क डन है क्या वो पूरा रजिस्टर में हीट के फॉर्म में जाएगा? पहले तो आप एक्सटर्नल फोर्स की पावर का ग्राफ बना सकते हो क्या? पावर डिलीवर्ड बाय एक्सटर्नल फोर्स उसका ग्राफ बना सकते हो क्या? पावर बाय एक्सटर्नल फोर्स, पावर बाय एक्सटर्नल फोर्स का ग्राफ बना सकते हो क्या? बताओ जल्दी से, जल्दी बोलो, है ना? ऋत्विक बोल रहा है हाँ, निमित बोल रहा है हाँ, बाकी आयुष पार्थ दोनों हाँ बोल रहे हैं, ठीक है। कशिश, आपकी क्लास में आई थिंक कशिश भी थी, आज नहीं दिख रही है अभी। कुछ कुछ बना सकते हो क्या? अनंत, अनीश,
पावर इज फोर्स इनटू वेलोसिटी, फोर्स इनटू वेलोसिटी, बहुत आसान। फोर्स कांस्टेंट है तो जो वेलोसिटी का ग्राफ दिखेगा फोर्स इनटू वेलोसिटी भी दिखने में वैसे ही होगा, तो दिखने में सेम टाइप का ग्राफ, ऐसे ग्राफ दिखेगा, ठीक है। पावर डिलीवर्ड एक्सटर्नल फोर्स बना दिया। क्या आप जो रजिस्टर को एनर्जी मिल रही है उस पर ग्राफ बना सकते हो? हाँ, कैसे? आई स्क्वायर आर। तो आई स्क्वायर आर के लिए पहले आपको करंट इज अ फंक्शन ऑफ टाइम चाहिए। करंट देखो ये रहा बी स्क्वायर बी एल वी बाय आर, इसका स्क्वायर करके तुम पावर इन रजिस्टर भी निकाल सकते हो। तो करंट का स्क्वायर करोगे देखो बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर बाय आर। पावर जो होगी वो लिखोगे फोर्स इनटू वेलोसिटी, फोर्स कांस्टेंट है तो सीधा वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल, और करंट की जो पावर आएगी रजिस्टर में जो पावर आएगी वो वी स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। समझ पा रहे हो? वी स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। वी और वी स्क्वायर बराबर थोड़ी है, वी और वी स्क्वायर बराबर थोड़ी है। तो अब की बार ऐसा क्यों हो रहा है कि पावर डिलीवर्ड बाय फोर्स और पावर जो रजिस्टर को मिल रही है वो अनइक्वल है? ऐसा क्यों हो रहा है बताओ? ऐसा क्यों हो रहा है? आपका एक्सटर्नल फोर्स जो पावर दे रहा है और जो रजिस्टर को जो पावर मिल रही है वो अलग अलग है, ऐसा क्यों? आपको समझ में आया कि नहीं कि अलग अलग है? ये समझ में आ रहा है अलग अलग है? आप v का एक्सप्रेशन ये रहा वो रख दो, v का एक्सप्रेशन रखो, ऊपर भी v का एक्सप्रेशन रखो, तुम्हें दिखेगा पावर अलग अलग आ रही है ना? तो अलग क्यों है? पिछली बार तो अपन ने पढ़ा था कि जो एक्सटर्नल फोर्स पावर देता है वही जा रही थी रजिस्टर में हीट के फॉर्म में। यहाँ क्या हो रहा है बताओ? यहाँ अलग क्यों है? 10 इसका मतलब क्या? जो आप बोल रहे हो उसका मतलब क्या? और अच्छे से बताओ उसको, सही जा रहे हो आप? मैग्नेटिक फील्ड एक्टिंग है, वो तो पिछली बार भी मैग्नेटिक फील्ड एक्ट कर रही थी। मैग्नेटिक फील्ड का ऐसा कुछ नहीं, नहीं मैग्नेटिक फील्ड से नहीं है, पिछली बार भी मैग्नेटिक फील्ड थी। यस, आयुष सही चीज बोल रहा है। आयुष आयुष बोल रहा है पिछली बार कांस्टेंट वेलोसिटी थी, अब की बार वेलोसिटी बढ़ते जा रही है। तो वेलोसिटी बढ़ने से क्या होगा? रॉड में मास है, उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है। कौन बढ़ा रहा है काइनेटिक एनर्जी? आपके फोर्स ने ज्यादा काम करा होगा, आपके फोर्स का वर्क दो जगह जा रहा है, रजिस्टर में हीट के फॉर्म में और रॉड की काइनेटिक एनर्जी में। तो समझे? पावर डिलीवर्ड बाय एक्सटर्नल फोर्स अब दो जगह जा रहा है, पावर इन रजिस्टर प्लस पावर इन रॉड। रॉड में भी तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है ना, उसको लिख देंगे हाफ एम वी स्क्वायर का रेट ऑफ चेंज, डी dt ऑफ हाफ एम वी स्क्वायर। रॉड में भी तो जा रही है ना कुछ पावर, तो समझे? पावर इन रेजिस्टेंस प्लस इसको डिफरेंशिएट करोगे हाफ एम वी स्क्वायर का हो जाएगा 2v dv बाई dt, तो एम वी इंटू dv बाई dt ये हो जाएगा, है ना? और m dv बाई dt को लिख देना एक्सेलरेशन ऑफ द रॉड, मास नेट फोर्स ऑन द रॉड, ये लिख देना F net on the rod into V। मुझे कुछ चलो, तो आई थिंक अभी आपको क्लियर है क्वेश्चन। अब ये जो कांस्टेंट फोर्स बनाया ना, ये बनाने के लिए मुझे ना मैं अलग तरह से कुछ सिस्टम बना सकता था। फॉर एग्जांपल मान लो कि मैंने एक रेजिस्टेंस लिया, दो ऐसी रेल्स ली, वर्टिकल रखी और उस पर रॉड ऐसे लगा दी, तो खुद ब खुद अपने वेट से रॉड नीचे गिरेगी ना। जो ये क्वेश्चन था यही चीज मैं क्रिएट करने के लिए कांस्टेंट फोर्स के लिए रॉड के वेट का यूज ले सकता था। तो ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन आइडेंटिकल है, समझ रहे हो? दिस टू क्वेश्चन आर आइडेंटिकल। वो वेट के बदले में और भी चीजें करा सकता था, मैं कुछ और तरीके से सिस्टम क्रिएट कर सकता था। रॉड से मैंने कुछ मास लटका दिया, एक पुली से एक मास लटका दिया, ऐसे भी तो मैं रॉड को पुल कर सकता था, है ना? तो सेम क्वेश्चन में कई वेरिएशन क्रिएट करा सकता हूं मैं, ठीक है?
चलो, तो जो हमने क्वेश्चन पढ़ा वो सिर्फ यहीं तक लिमिटेड नहीं है, इसके जितने कॉन्सेप्ट पढ़े ये सब इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि इसमें कई वेरिएशन करके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। ठीक, आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो मैंने इस क्वेश्चन में क्या करा, रॉड को है ना स्टार्टिंग से कांस्टेंट फोर्स लाके पुल करना चालू करा। मान लो T0 पर रॉड को बस मैंने पुश कर दिया, रॉड को मैंने बस पुश कर दिया, उसको कुछ स्पीड प्रोवाइड कर दी, V0 स्पीड प्रोवाइड कर दी। एट T0 rod is pushed so that its speed equal to V0। हमने क्या करा, रॉड को ऐसा पुश कर दिया, उसको मैंने धक्का लगा दिया जिससे उसकी स्पीड आ गई, और फिर छोड़ दिया, कोई फोर्स नहीं लगाया, मैंने कोई फोर्स नहीं लगाया रॉड पे, बस उसको V0 वेलोसिटी दे दी T0 पर और रिलीज कर दिया। ऐसा भी तो कर सकता था मैं, बोलो। स्टार्ट एट T0 rod is pushed, ठीक है, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, नो एक्सटर्नल फोर्स आफ्टरवर्ड्स, बाद में कोई फोर्स नहीं लगाया। अब क्या होगा बताओ, रॉड की स्पीड एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकालो, करो। सेम क्वेश्चन, हाँ, इट विल कम टू रेस्ट इन सम टाइम, बिल्कुल सही। अब क्वेश्चन को छोटा सा चेंज कर दिया मैंने T0 पे पिछली बार मैंने रॉड को कांस्टेंट फोर्स लगा के पुल करना स्टार्ट करा था, अब मैं बोल रहा हूँ कि T0 पे रॉड को बस पुश कर दिया, उसे बस V0 वेलोसिटी दे दी और उसको छोड़ दिया। अब बताओ उसकी वेलोसिटी जब फंक्शन ऑफ टाइम है क्या आएगी, करो करो, पूरा टास्क, पूरा सब कुछ करो, वापस से कंप्लीट सब कुछ ट्राई करो इसमें। निमित मुझे वेलोसिटी का रिलेशन निकाल के दो। चलो ऋत्विक आ भी गया, वेरी गुड ऋत्विक। आयुष का भी आ गया कुछ, आयुष थोड़ा सा गलत है, ऋत्विक ने करेक्ट करा, ठीक है, चेक करते। अब देखो, आपने रॉड को बस पुश करा, तो पुश करोगे थोड़ी देर बाद मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स तो रहेगा ही, क्योंकि पुश करोगे, वेलोसिटी है तो मोशनल ईएमएफ आएगा, मोशनल ईएमएफ से करंट आएगा, करंट से मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स आएगा, मैग्नेटिक फील्ड के फोर्स रिटार्डेशन जैसा है, तो वेलोसिटी कम होगी, तो आफ्टर सम टाइम इसकी वेलोसिटी कुछ चेंज होके मान लो v हो गई, है ना। T0 पर आपको पता था वेलोसिटी v0 थी, आफ्टर सम टाइम मान लो v हो गई, तो आप देखोगे तो केवल मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स है वो भी रिटार्डेशन का, एक्सटर्नल फोर्स नहीं, यहाँ एक माइनस साइन आ जाएगा बस, है ना। अब तो इंटीग्रेशन वगैरह करना है इसके आगे और क्या है, ठीक है, ये v उधर ले जाओ, सब इधर लेके आ जाओ, बाकी चीजें dt 0 से t, उधर dv अपॉन v, वेलोसिटी शुरू में v0 थी, बाद में v हो रही है, तो एक्सपोनेंट जैसा बनेगा एक्सप्रेशन, v इक्वल टू v0 e टू द पावर माइनस v स्क्वायर l स्क्वायर बाय mr इनटू t। अब के बाद ऐसा दिखने वाला वेलोसिटी का ग्राफ बन जाएगा, डिस्चार्जिंग आरसी सर्किट जैसा।
समझ में आ रहा है? डिस्चार्जिंग आरसी सर्किट जैसा ग्राफ बन जाएगा। बोलो क्या है, क्लियर है? यस, है ना। अब इसमें मैं बाकी चीजें भी पूछ सकता हूँ, भाई रॉड की स्पीड कम होती जा रही है, उसकी काइनेटिक एनर्जी लॉस हो रही है, उसकी काइनेटिक एनर्जी कहाँ जा रही है, काइनेटिक एनर्जी का रेट ऑफ चेंज पूछ सकता हूँ, रेट ऑफ चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ रॉड। असल में रॉड की काइनेटिक एनर्जी कम जो हो रही है वो कहाँ जा रही है, रजिस्टर में हीट के फॉर्म में जा रही है, इक्वल टू होना चाहिए आई स्क्वायर आर। आप चेक करना दोनों बराबर आएंगे। रॉड की काइनेटिक एनर्जी, उसकी स्पीड पता है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी लिख सकते हो एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, उसको टाइम के साथ डिफरेंशिएट करना और चेक करना, वो बिल्कुल आई स्क्वायर आर के बराबर आएगा। ठीक है, चलो। तो इस तरह से काफी वेरिएशंस कर सकते हैं। जैसे एक वेरिएशन और, कोई फोर्स नहीं लगाया, कुछ भी नहीं करा, एक बैटरी लगा दी ईएमएफ की और सर्किट T0 पे स्विच ऑन कर दिया, T0 पे स्विच ऑन करा, है ना, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, कुछ भी नहीं है, सर्किट T0 पे बस स्विच ऑन कर दिया। ठीक है, समझने के बाद क्वेश्चन क्या कर रहे हैं अपन अब, वही रॉड है एम मास की, पूरे सिस्टम में वही यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है इनटू द बोर्ड, T0 पे बैटरी सर्किट में करंट स्टार्ट करा दिया, तो ये करंट वरंट बदल जाएगा। ठीक है, चलो अब फिर से रॉड की स्पीड एज अ फंक्शन ऑफ टाइम बता रहे हैं, करो। एक नया चेंज कर दिया, बैटरी लगा दी सर्किट में, अब रॉड की स्पीड एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकालो, बहुत आसान है तुम्हारे लिए, करो। पुराने क्वेश्चन की सारी चीजें हटा देता हूं मैं। ऋत्विक नहीं बेटा, गलत जवाब, मोशनल ईएमएफ भी आएगा ऋत्विक। आप जब सर्किट स्विच ऑन करोगे, बैटरी करंट फ्लो कराना चाहेगी, सर्किट में करंट आएगा तो रॉड में करंट आएगा, रॉड में करंट आएगा, मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड में रॉड में करंट है तो उससे फोर्स लगेगा, मैग्नेटिक फील्ड का जो फोर्स होगा वो ध्यान से देखो किधर आएगा, और फिर उससे रॉड में स्पीड आएगी, रॉड में वेलोसिटी आएगी, वेलोसिटी से मोशनल ईएमएफ आएगा, मोशनल ईएमएफ का भी ध्यान रखना है, करो।
नहीं पार्थ गलत है। स्पीड ऑफ रॉड इज अ फंक्शन ऑफ टाइम बताना है। देखो t0 पे जब सर्किट स्विच ऑन करोगे तो बिकॉज ऑफ द सेल सर्किट में ऐसा करंट आने की टेंडेंसी है। ठीक है, ये जो करंट आया उससे रॉड पे मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में। तो जो मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स होगा वो रॉड को वेलोसिटी प्रोवाइड कर देगा। तो रॉड की कुछ वेलोसिटी आ जाएगी, जो वेलोसिटी होगी उससे रॉड में मोशनल ईएमएफ आएगा। मोशनल ईएमएफ की डायरेक्शन किधर होगी, बी इधर, बी अंदर, वी क्रॉस बी ऊपर। तो मोशनल ईएमएफ आप ध्यान से देखो, जो बीएलबी होगा मैग्नीट्यूड में वो एक्सटर्नल करंट के बैटरी के ईएमएफ के अपोजिट है। तो नेट ईएमएफ जो सर्किट में दिख रहा है वो आएगा बैटरी का ईएमएफ माइनस बीएलबी। तो सर्किट में जो करंट होगा वो ये होना चाहिए, समझे। फोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दैट शुड बी ILB। तो जो मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स है वही रॉड पे फोर्स है, दैट शुड बी mdv/dt। ये बातें समझ में आई क्या यहाँ तक? यहाँ तक किसी को कुछ भी डाउट? अच्छे से देख लो। BLB इज इन अपोजिट टू EMF, तो सर्किट में करंट जो होगा दोनों के डिफरेंस से लेना पड़ेगा, है ना। चलो यस ऋत्विक बिल्कुल ठीक है। अब मैं आप पे आगे छोड़ रहा हूँ, ये करंट का एक्सप्रेशन यहाँ रखो। तो जैसा अपन ने पहला क्वेश्चन करा ना वैसी इक्वेशन बनेगी, एक्सपोनेंशियल आ जाएगा इक्वेशन। हाँ, बस इमोशनल ईएमएफ पे बच्चे ध्यान नहीं रखते तो उससे गड़बड़ हो जाती है। चलो अब कर सकते हो इसको, हो जाएगा पूरा। यस ठीक है ना। मैंने इसमें मैग्नेटिक फील्ड का ही फोर्स है, इसके अलावा कोई और फोर्स नहीं करवाया। अब इसको भी तुम्हें ना अगर ग्रेविटी में करा देते, ये पूरा सेटअप वर्टिकल कर लेते तो ग्रेविटी का फोर्स भी आ जाता, समझे। तो मतलब सेम चीज और बड़ी कर सकते हैं, ठीक है। इसी को थोड़ा सा और बड़ा कर सकते हो आप, ठीक। चलो तो हमने काफी सारे एक ही क्वेश्चन के वेरिएशन देख लिए। अभी इसमें और वेरिएशन हो सकते हैं। इसमें कैपेसिटर लगा सकता हूँ मैं इसमें इंडक्टर लगा सकता हूँ। अभी अपने कैपेसिटर पढ़ा नहीं है इसलिए अपने इंडक्टर पढ़ा नहीं है तो इंडक्टर यूज नहीं कर रहा हूँ। इसमें एसएचएम जैसी सिचुएशन बन सकती है जिसमें रॉड एसएचएम करने लगती है, समझे। तो काफी सिचुएशन बनती है, सबको सॉल्व करने का तरीका जो अभी तक करा उससे हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो मैं बस यहाँ रुकता हूँ और अपन दूसरी चीजें भी पढ़ते हैं। कब से एक ही क्वेश्चन कर रहे हैं हम, तो ये सब हटा रहा हूँ मैं। तो कुछ समझ में आ रहा है ईएमआई कितना इंटरेस्टिंग होता है। ईएमआई का एक अच्छा क्वेश्चन कितने सारे कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व करा लेता है, ठीक है ना। अब अपन आगे बढ़ते हैं। हमने अभी तक सिर्फ और सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म ली है और उसमें ट्रांसलेशनल मोशन कराया, रोटेशन नहीं कराया। अब रोटेशन कराते हैं। तो नेक्स्ट मोशनल ईएमएफ इन रोटेशन पर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म लेंगे अपन। अभी टफ नहीं कर रहे चीजों को, मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म लेके चल रहे हैं, ठीक है। मोशनल ईएमएफ इन रोटेशन मोशन इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। और उसमें भी मैं आसान चीजें लेके चल रहा हूँ। क्या आसान चीजें लेके चल रहा हूँ कि भाई कोई रॉड जो है वो अपने एक कॉर्नर पे हिंज है और उसका रोटेशन जिस प्लेन में हो रहा है उसके बिल्कुल परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड है। ये आसान चीज लेके चल रहा हूँ कि मैग्नेटिक फील्ड जो है ना वो बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर प्लेन में। कितनी मैग्नेटिक फील्ड है, बी। चलो, so there is uniform magnetic field which is in a plane
and there is a rod, uniform magnetic field is perpendicular to the plane, there is a rod which is performing rotation. रॉड की लेंथ मान लेते L है और ये कंडक्टिंग है, दिस इज कंडक्टर, L लेंथ की कंडक्टिंग रॉड है। अब इसमें चेंज क्या हो जाएगा, देखो रॉड जब रोटेट करेगी तो उसके कॉर्नर जहां से वो रोटेट कर रही है उस पॉइंट के एक्स डिस्टेंस पे जाएंगे, तो यहाँ मुझे वेलोसिटी दिखेगी ओमेगा इंटू एक्स, एंड दैट वेलोसिटी विल बी वेरिएबल जैसे से एक्स बदलेगा। सही बात है क्या? तो मुझे हर छोटे छोटे पोर्शन में अलग अलग ईएमएफ दिखेगा। मैं यहाँ पर अगर छोटी सी लेंथ ले लूं डीएल, तो इस डीएल लेंथ में देखो डीएल, वी और बी तीनों म्यूचुअल परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पे छोटा सा जो ईएमएफ आएगा म्यूचुअल परपेंडिकुलर केस में क्या लिख देते अपन, बीएल भी कर सकते ना, तो बीएलबी ऐसा लिख दिया मैंने। लेकिन ये बीएलबी के जो डायरेक्शन है पूरी रॉड में देखो हर तरफ एक जैसी आएगी, रॉड के हर पॉइंट पे जो वेलोसिटी वेक्टर और डीएल वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट आएगा वो एक ही डायरेक्शन में आएगा, v क्रॉस भी एक ही डायरेक्शन में आएगा। कहीं पर भी वेलोसिटी देखो और मैग्नेटिक फील्ड का क्रॉस प्रोडक्ट देखो तो एक ही डायरेक्शन में आ रहा है। तो सारे छोटे छोटे ईएमएफ एक ही डायरेक्शन में है, ऑल बीईएमएफ इन सेम डायरेक्शन। आपको दिख रहा है क्या कि वो सेम डायरेक्शन में है? देखो हर जगह वेलोसिटी वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर का डॉट क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो वो सब एक ही डायरेक्शन में आ रहा है। दिख रहा है क्या आपको? अगर एक ही डायरेक्शन में है, सारे ईएमएफ की डायरेक्शन एक जैसी है और वो सब कैसे जुड़ रहे हैं सीरीज में, तो क्या कर सकते हैं अपन, सारे ईएमएफ की डायरेक्शन एक ही है तो क्या कर दूं बताओ? नॉर्मल बस इंटीग्रेट कर दो, तो टोटल ईएमएफ इंटीग्रेशन ऑफ द ऑल स्मॉल डी ईएमएफ बी ओमेगा कांस्टेंट एक्स डीएक्स, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डीएक्स 0 to L लिमिट आ जाएगी, दिस शुड बी बी ओमेगा L स्क्वायर बाय 2। ये आ गया आंसर। L लेंथ की रॉड को घुमाओ, बी ओमेगा L स्क्वायर बाय 2। समझ में आने के बाद कोई साइकिल का पहिया है, साइकिल में होती है स्पोक्स, और पहिया घूम रहा है, तो सेंटर सी और पेरिफेरी के किसी भी पॉइंट के बीच में एक जो स्पोक है उसका मोशनल ईएमएफ बी ओमेगा आर स्क्वायर बाय 2। if r is the radius। समझे बात? एक साइकिल का पहिया लिया अपन ने, उसके एक्सेल को पकड़ लिया और उसको घुमा दिया, तो साइकिल के पहिए में ईएमएफ आएगा बी ओमेगा आर स्क्वायर बाय 2। बोलो क्या ये पॉइंट क्लियर? बहुत बढ़िया, ठीक है। अब देखो अभी तक मैंने क्या करा, रॉड के एंड के अबाउट घुमाया है। मान लो रॉड के बीच के किसी पॉइंट के अबाउट घुमाते, मान लो ये रॉड है हमारी, और इसके बीच में कोई पॉइंट है, उसके अबाउट रॉड को घुमाते हैं, इसके अबाउट रॉड को घुमाते हैं, तो क्या होता? इसके अबाउट रॉड को घुमाते हैं तो क्या होता? मान लो ये लोअर वाला एंड Q, अपर वाला एंड P, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ थी L1 और यहाँ से यहाँ तक की लेंथ है L2। O से P मान लो मैग्नेटिक फील्ड इनटू द बॉडी है, मैग्नेटिक फील्ड इनटू द बोर्ड, ठीक है। यही वाली सिचुएशन सारी मैंने कॉपी करी है वहां पे, मैग्नेटिक फील्ड इज इनटू द बोर्ड, ठीक है। अब O से लेके P तक का अगर तुम ईएमएफ पूछते तो O से P तो वही सिचुएशन होती ना जैसी ये रॉड, सेम हो जाता ना O से P का ईएमएफ। बोलो ईएमएफ ऑफ P विद रिस्पेक्ट टू O, वो तो वही होता ना बी ओमेगा L1 स्क्वायर बाय 2, जो अपन ने डिराइव करा वही तो पूरा कॉपी पेस्ट होता। ये हिंज पॉइंट से घुमरी रॉड, तो ये O पॉइंट से घुमरी रॉड L1 लेंथ हो जाती है आपकी बात, है ना?
क्या ये समझ में आया क्या? O से P तक का ईएमएफ क्या होता? ठीक है, अब O से Q का ईएमएफ क्या होता? तो O से Q में L2 लेंथ की रॉड दिखती, ईएमएफ ऑफ Q विद रिस्पेक्ट टू O वो हो जाता V ओमेगा L2 स्क्वायर बाय 2, V ओमेगा L2 स्क्वायर बाय 2। और अगर आप ध्यान से देखो डायरेक्शन अपोजिट है, ऊपर जाओगे तो वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, V क्रॉस B ऐसा आएगा। मैग्नेटिक फील्ड देखो इनटू द बोर्ड ली थी मैंने, क्रॉस में मैग्नेटिक फील्ड दिखाई है, यहाँ किसी भी पॉइंट की वेलोसिटी देखोगे तो इधर आएगी ओमेगा इनटू r, और इधर पॉइंट की वेलोसिटी देखोगे तो इधर आएगी। ये बात समझ में आ रही है ना? रॉड में O के नीचे देखोगे तो वेलोसिटी की डायरेक्शन इस तरफ है, O के ऊपर देखोगे तो वेलोसिटी की डायरेक्शन वहां है, तो वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड का क्रॉस प्रोडक्ट ऊपर आएगा, और यहाँ पर वेलोसिटी क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड नीचे आएगा। तो O के कंपेयर में ये हायर पोटेंशियल पे हो रहा है, और O के कंपेयर में इधर Q हायर पोटेंशियल पे हो रहा है। यहाँ पर मोशनल ईएमएफ की डायरेक्शन इस तरह से है, यहाँ पर मोशनल ईएमएफ की डायरेक्शन नीचे की तरफ है। अगर PQ का कोई पोटेंशियल डिफरेंस पूछे, ईएमएफ ऑफ P विद रिस्पेक्ट टू Q, तो आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा इन दोनों चीजों को। दिख रहा है? बहुत कम मेरे पास यस नो कुछ रिप्लाई आ रहे हैं, मुझे पता नहीं चल रहा है कि क्या आ रहा है तुमको क्या नहीं आ रहा है। तो बताओ ये चीज पूरी अच्छे से क्लियर हुई कि नहीं हुई? कोई पॉइंट में प्रॉब्लम है तो वहां से स्टार्ट करते हैं वापस। क्लियर है? अच्छा, बहुत बढ़िया। फिर तो लास्ट इक्वेशन नहीं आई। लास्ट इक्वेशन मैंने कुछ नहीं करा है बेटा, मैंने Q के रिस्पेक्ट में P का पोटेंशियल लिखा है। तो Q के रिस्पेक्ट में O तक गया, यहां से यहां गया, देखो बैटरी के अपोजिट जा रहा हूं तो मुझे माइनस में लेना पड़ेगा। Q से O का पोटेंशियल डिफरेंस जो ये था ना, इसको माइनस में लिखना पड़ेगा, और फिर O से P तक प्लस में लिखना पड़ेगा। समझा? यस, ओके। इसका मतलब ये भी तुम लोगों को समझ में आ गया। अब रॉड के सेंटर के अबाउट से घुमाता तो क्या होता? रॉड के सेंटर के अबाउट घुमाता तो क्या होता? नेट ईएमएफ क्या दिखता एंड्स के अक्रॉस? रॉड के एंड के अक्रॉस नेट ईएमएफ जीरो, लेंथ बराबर हो जाती दोनों तरफ, ईएमएफ जीरो आ जाता। बिल्कुल सही। ठीक है, चलो तो ये एक पॉइंट और समझ लिया अपन ने। अब रॉड के बदले डिस्क होती तो मान लो पूरी एक कंडक्टिंग डिस्क थी, दिस इज अ कंडक्टिंग डिस्क, इसके सेंटर के अबाउट से घुमा दिया, रेडियस ऑफ डिस्क इज r and there is uniform magnetic field into the board। ठीक है, तो डिस्क की पेरिफेरी टू पेरिफेरी के बीच का मोशनल ईएमएफ पूछता, तो आप इमेजिन कर सकते हो पेरिफेरी से पेरिफेरी के बीच में एक रॉड लाइक दिस, यू कैन इमेजिन अ रॉड लाइक दिस, तो आप मोशनल ईएमएफ इन दोनों पॉइंट के बीच का जीरो बोल सकते हो। अगर सेंटर टू पेरिफेरी पूछता तो सेंटर टू पेरिफेरी भी आप एक रॉड इमेजिन कर सकते हो, तो सेंटर टू पेरिफेरी का ईएमएफ आ जाता बी ओमेगा आर स्क्वायर बाय 2। सेंटर ऑफ रॉड सपोज दैट पॉइंट इज O, और पेरिफेरी पे कोई भी पॉइंट लिया P, इनके बीच का ईएमएफ वो आ जाता बी ओमेगा आर स्क्वायर बाय 2। और कंडक्टिंग डिस्क उसको आप है ना बहुत सारी रॉड से बनी हुई मान सकते हो, जब कंडक्टिंग डिस्क घूमेगी तो जो रॉड का ईएमएफ होता है वैसे ही ईएमएफ आप दे सकते हो आंसर। बोलो क्या आ रहा है समझ में? कंडक्टिंग डिस्क का समझ में आया क्या? चलो बच्चे बोल रहे हैं। ठीक है, तो हमने पहले मोशनल ईएमएफ में सिर्फ ट्रांसलेशनल मोशन में ईएमएफ क्या आता है वो पढ़ा। अभी मैंने रोटेशन में ईएमएफ बताया आपको। ठीक है, जब दोनों साथ में हो ना, तो जैसा रोटेशन मोशन में आपने पढ़ा है ना, जब ट्रांस रोटेटरी मोशन हो तो कैसे काइनेटिक एनर्जी जब लिखना होती है तो आप क्या करते हो, सेंटर ऑफ मास के अबाउट घूमने की काइनेटिक एनर्जी प्लस ट्रांसलेशनल की काइनेटिक एनर्जी, ऐसा करते थे ना आप रोटेशन में, है ना? ठीक है, सेम कॉपी पेस्ट कॉन्सेप्ट यहां पर भी है,
सेम 100% सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी है, 100% सेम। मान लो कोई भी चीज घूम रही है और आगे भी बढ़ रही है, जैसे कोई रॉड है, रॉड का सेंटर जो है वो 20 फीट से आगे बढ़ रहा है और उसके अबाउट रॉड घूम रही है एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से। इसमें ट्रांस रोटेटरी मोशन हो रहा है, ये ट्रांसलेशन भी कर रही है, घूम भी रही है, तो घूमते घूमते आगे बढ़ रही है लाइक दिस। मुझे इस इंस्टेंट पे जो मैंने शो करा है इंस्टेंट, इस इंस्टेंट पे मुझे मोशनल ईएमएफ चाहिए। तो क्या करूंगा, मान लो अंदर मैग्नेटिक फील्ड बी थी, मान लो आपसे एंड्स के अक्रॉस ईएमएफ पूछ लिया, तो आप पहले तो एंड्स के बीच का ईएमएफ निकालो ड्यू टू ट्रांसलेशन ओनली। ट्रांसलेशन से ईएमएफ क्या आएगा, बीएलवी, और घूमने की वजह से निकालोगे तो 0 हो जाएगा, अभी पढ़ा अपन ने। ठीक है, तो नेट में बीएलवी लिख देना इसका आंसर। समझ में आया? ठीक है, चलो अगर ये पॉइंट समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं भी आया तो मत टेंशन लो, इंटीग्रेशन तो हमारे पास है ही। मैं जब क्वेश्चन करवाऊंगा तो मैं तो हमेशा बेसिक से करने में थोड़ा आइडिया रखता हूँ, विश्वास रखता हूँ, तो मैं आपको ये ट्रिक से नहीं कराऊंगा। कोई क्वेश्चन जब आएगा मैं आपको बेसिक से ही करवाऊंगा, तो आप बेसिक से कैसे करना है ये भी सीख जाओगे। बेसिक से कैसे करते, छोटे छोटे सेक्शन का छोटा छोटा ईएमएफ निकालेंगे और उसे इंटीग्रेट करेंगे, है ना। तो मैं तो आपको बेसिक से भी सिखाऊंगा, हालांकि मैंने ट्रिक भी बता दिया आपको। ट्रिक क्या है कि आप ट्रांसलेशनल मोशन का ईएमएफ निकालो, रोटेशन का ईएमएफ निकालो, ऐड कर दो, डायरेक्शन का ध्यान रखते हुए। ठीक, चलो यहां तक की चीजें क्लियर है क्या? ओके बच्चों, बहुत बढ़िया। तो अब एक काम करते हैं, आज अपन यहाँ रुकते हैं, ठीक है। ऑल्दो आपका 5-1 मिनट टाइम बचा है, लेकिन मैं एक्चुअली बहुत थक गया बोलते बोलते, ठीक है। मेरी 3 बजे से लगातार ही क्लास चल रही है, तो मैं आज यहाँ रुकता हूँ। आप लोग का जो बिगिनर बॉक्स 4 है वो 100% हो जाएगा, तो बिगिनर बॉक्स 4 पूरा करके आओ। मुझे अभी कुछ क्वेश्चंस करवाना बाकी है, मुझे ये रोटेशन मोशन पे मुझे कुछ अच्छे क्वेश्चन बाकी देना है आपको, ठीक है। उसके अलावा मैं आपको है ना कुछ रोटेशन के क्वेश्चन कराने के अलावा एक आध कोई कॉन्सेप्ट शायद इसमें बच रहा है, नहीं नहीं सब कुछ हो गया इसके अंदर, ठीक है। तो एक ही अपन ट्रांस रोटेटरी का क्वेश्चन कर लेंगे, है ना। ये क्वेश्चन करेंगे, रोटेशन पे 1-2 क्वेश्चन करेंगे, ये करना बाकी है। इसके अलावा आप प्लस बिगिनर बॉक्स तो पूरा ही कर सकते हो, उसमें कोई क्वेश्चन ऐसा है नहीं सब। तो BB4 नेक्स्ट क्लास में पूरा करके लाओ, और मैंने आपको SCB का बोल चुका हूँ कि SCB के क्वेश्चन करना है आपको। इज इट ओके? 65 नंबर का क्वेश्चन आराम से कर लोगे। चलो, तो हम वेडनेसडे को जो भी क्लास होगी अपनी, अच्छा वेडनेसडे का मेरा टाइम टेबल बहुत हेक्टिक बना हुआ है, तो हो सकता है मैं ऊपर नीचे टाइम टेबल करूँ। हो सकता है कि वेडनेसडे को मैं ट्यूसडे ले लूँ क्लास, मतलब ट्यूसडे तो नहीं सॉरी थर्सडे को ले लूँ, थर्सडे मॉर्निंग में लूँ, या कुछ ऊपर नीचे शेड्यूल कर सकता हूँ। जो भी होगा वेडनेसडे की क्लास से पहले आपको बता दूंगा, ठीक है। तो आप मैसेज का थोड़ा देख लेना अच्छे से, ठीक है। चलो ओके बच्चों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, बाय सबको।